नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की डिस्कशन में। मैं हूं डॉक्टर मनाली शुक्ला, इस डिस्कशन की होस्ट। जहां आज हम बात करेंगे हवा में उड़ते राजों की, फ्लाइट एयर इंडिया 171 के चौंकाने वाले क्रैश के बारे में। क्या ये एक टेक्निकल फेलियर था या फिर कुछ ऐसा जो सितारों ने पहले ही लिख दिया था? ये एयर इंडिया 171 क्रैश सिर्फ एविएशन का फेलियर नहीं था, बल्कि कुछ लोग इसे ग्रहों का दुर्संयोग भी मानते हैं। इस कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं दो एक्सपर्ट्स। एक तरफ आज हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन मोहित चतुर्वेदी जी, जो एक एविएशन एक्सपर्ट हैं। उनके पास 23 साल का अनमोल अनुभव है एयरफोर्स में सर्व करने का, और इस वक्त वो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक पायलट के रूप में काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है हमारे साथ कर्नल भरत गुप्ता जी, जो एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और ग्रहों की चाल को समझने में इनकी काफी गहरा अनुभव है। लेकिन इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि दोनों गेस्ट खुद अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रुप कैप्टन मोहित जी से। मोहित चौधरी रिटायर्ड। मैं एक्स एनडीए और भारतीय वायुसेना में दिसंबर 95 में कमीशन हुआ था। तो आफ्टर अबाउट 27 years I hung my uniform, and during the course I was fortunate enough to have flown every year, every month. I had never had a break in flying. I have flown different types of aeroplanes, starting with my training on Ardhara Claret in NDA, followed by Hindustan Pista 32 दीपक जिसे कहते हैं। उसके बाद किरण, जिसको आपने सूर्य किरण के रूप में भी देखा होगा। Thereafter, I flew A-32s, Russian aircraft, and at 6 years of service, I was the youngest pilot to be selected for instructor's course, which I completed successfully. After that, I had 4 instructional tenures in which I had flown different types of aeroplanes, instructing on both HPT and Dorniers. I was selected at a very young age to go and fly the VVIPs of the country, including the Prime Minister, President, Vice President, in the prestigious Air Headquarters Communications Squadron on the Boeing 737. I have flown the Boeings again in the intelligence role also for several years, and did many path-breaking missions, which bore fruit in Operation Sindoor, as we just saw. I am a staff college graduate, and I commanded a squadron of prestigious transport squadron in the Northeast. After which I was chief operations officer, where I resurrected the fighter operations in Kanpur, and from where because of personal reasons, I took release and joined Lucknow UP government. Presently, I am on the role of UP government and flying the dignitaries of the state. I have about more than 7,500 hours of experience on various types of jet and propeller aircraft, and about 2,500 hours of instructional experience on various aircraft. थैंक यू मोहित जी, दैट वाज कमेंडेबल। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कर्नल भरत गुप्ता जी से कि वो भी अपने बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे। थैंक यू मनाली। सो 20-21 साल आर्मी में सर्व करने के बाद मुझे इंटरेस्ट जागृत हुआ कि कुछ डिफरेंट किया जाए। तो मेरा एस्ट्रोलॉजी की तरफ एक इंटरेस्ट रहा है। वैदिक साइंसेस, वैदिक फिलॉसफी को, वैदिक टेस्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग 6 पुराण कंप्लीटली पढ़ चुका हूँ। मेन उपनिषद जो हैं वो पढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली एक झुकाव है उस तरफ। और ज्योतिष साइंस जो है 6 वेदांग में से एक मुख्य साइंस है। और मैं इसमें ना सिर्फ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ पिछले 12 साल से, बल्कि जेमस्टोन वगैरह में डील करता हूँ, रेमेडीज में, और काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ। मतलब प्रोफेशनली बहुत लोगों की हेल्प कर चुका हूँ। कम से कम 2000 कुंडलियाँ या उससे ज़्यादा मैं देख चुका हूँ, पर्सनली इंटरेक्ट कर चुका हूँ। तो पिछले 10-12 साल का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइड में जो स्टडीज़ होती हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स होते हैं। तो पिछले यूएस के तीनों इलेक्शंस, इंडिया के यानी भारत के संदर्भ में पिछले 3-4 इलेक्शंस, और स्टेट लेवल के भी जो इलेक्शन है उनकी प्रिडिक्शंस करता हूँ। कैसे जो भी मोटा मोटा अवेलेबल होती है इन्फॉर्मेशन, और अभी तक लगभग सब सही रहा है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट एज सच काफ़ी रहता है। तो मुख्य मुख्य जो इवेंट्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, और जनरली वार्निंग और कॉशन देता हूँ मैं एडवांस में। अभी भी ये जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं,
इसके बारे में या इस प्रकार के इवेंट्स के बारे में मैं ऑलमोस्ट 1 महीना 2 महीना पहले मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को वार्न किया था कि इस तरफ नहीं जाना है। और अभी भी मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि 20 जुलाई और उसके आसपास का टाइम जो है टफ रहने वाला है। तो जो भी एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, और किसी भी चीज़ की जो स्टडी है ज्योतिष के माध्यम से करने में सक्षम हूँ। तो अभी इसी फील्ड में मुख्यतः मैं काम कर रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो आज इसके बारे में जो भी डिस्कशन होगी उसके एस्ट्रोलॉजी पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और आपके व्यूअर्स को, और जो भी देख रहे हैं, जो भी इसमें कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको कुछ लाभ वो समझ पाए इस चीज़ को। थैंक यू। धन्यवाद भरत जी, आपकी उपलब्धियां काबिले तारीफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन से। मेरा पहला सवाल जो है ग्रुप कैप्टन मोहित जी से। द क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेसिक एरोडायनेमिक्स अबाउट द फ्लाइंग? Yes, ma'am. As you know, the aircraft is designed in a particular fashion. It flies basically because of something known as lift. Okay. So if you observe the design of an aeroplane, होता क्या है कि जो विंग्स होते हैं उनको पर्टिकुलरली डिजाइन किया जाता है इस फैशन से कि जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर की जो सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, जिससे कि पाथ लंबा होता है, और नीचे की जो सरफेस होती है उसका पाथ थोड़ा छोटा होता है। तो जब एयर इसके ऊपर से निकलती है तो ऊपर का जो कण होता है, मॉलिक्यूल होता है, इट हैज टू ट्रैवल फास्टर, whereas द नीचे वाला मॉलिक्यूल आल्सो ट्रैवल्स बट एट अ स्लोअर स्पीड, एंड दिस डिफरेंस ऑफ स्पीड क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंशियल, जिसमें कि ऊपर के सरफेस पे प्रेशर कम हो जाता है बशर्ते नीचे की सरफेस पे। इसलिए जहाज को नीचे से ऊपर एक फोर्स मिलता है जिसको हम लिफ्ट बोलते हैं। बट ऑब्वियसली जैसे आप स्विमिंग पूल में भी करते होंगे, आप जब तैरते हैं तो आपस में सामने से जो पानी आता है उसको आपको हटाने में ताकत लगती है, तो कोई भी सरफेस जब मूव करता है तो सामने से रेजिस्टेंस आता है, इसको हम ड्रैग बोलते हैं। तो ये दो फोर्सेस होते हैं, लिफ्ट और ड्रैग। जहाज कब उड़ता है? जब आपके जहाज की जो लिफ्ट होती है वो जहाज के वेट के को बैलेंस कर ले या उससे ऊपर हो जाए। तो नेचुरली जब लिफ्ट ज्यादा होगी और वेट को ओवर पावर कर पाएगी तभी एरोप्लेन जमीन से ऊपर उड़ पाएगा, राइट? जितनी ज्यादा होगी लिफ्ट उतनी ज्यादा वर्टिकल एसेंडेंसी होगी, द रेट ऑफ क्लाइंब विल बी हायर। ओके। एंड जो आपको थ्रस्ट मिलता है, पीछे जो इंजन हवा फेंकते हैं उसके रिएक्शन से जो थ्रस्ट से आपको मोमेंटम मिलता है वो आपके ड्रैग को काउंटर करता है, स्पीड बनाता है। तो ऑब्वियसली दो चीजें फैक्टर इन करनी चाहिए। एक, आपके विंग्स का एरिया कितना बड़ा है, राइट? जैसे अगर आप बस से अगर आप हाथ निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हाथ ऐसे जाता है, राइट? तो वो डिपेंड करेगा आपके हाथ का एरिया कितना है, बड़ा होगा तो ज्यादा तेज हवा आएगी, आप एक कॉपी लेके करेंगे तो आपको और ज्यादा हवा लगेगी, फोर्स ज्यादा लगेगा, राइट? तो लिफ्ट विल डिपेंड, लिफ्ट कितनी जनरेट होती है वो सेकंड फैक्टर इस पे डिपेंड करता है कि आपका हाथ या वो जो विंग बना है वो हवा के कितने एंगल पे है, जिसको हम एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं, राइट? आपको ये छोटी सी जानकारी देना मैं समझता हूँ ये बाद में काम आएगा। एंगल ऑफ अटैक जब हम एरोप्लेन को उड़ाते हैं तो आपको ये पता लगना चाहिए, बड़ी क्रिटिकल जानकारी याद रखने वाली है कि ये 16-17 डिग्री तक का गेम है सारा। -4 से लेके 16-17 डिग्री तक ही एरोप्लेन को आप ऐसे मनोवर कर सकते हैं, क्योंकि तब तक हवा आपके विंग पे ऊपर जाने की काबिलियत रखती है। जैसे ही आपने 15-16-17 डिग्री के ऊपर किया तो ब्रेक डाउन हो जाएगी, फिर बोलेगी कि भाई ऊपर से नहीं जाना, मैं नीचे से चले जाती हूँ। तो दिस कंडीशन इज नोन एज स्टॉल। और जब आपको फाइनली आपको क्रैश के वीडियोस दिखेंगे तो ये एक्चुअली पावर ऑन स्टॉल है, इसलिए बताना जरूरी था। तो एरोडायनेमिक्स 4 चीजों पे चलती है। लिफ्ट ऊपर की तरफ जो बैलेंस करती है वेट नीचे की तरफ, आगे वाला जो फोर्स है वो थ्रस्ट है, और जो पीछे खींचता है वो ड्रैग है। तो ये बेसिक 4 फोर्सेस होती है जो एरोडायनेमिक्स डिफाइन करती है। और दूसरा सवाल मेरा फिर से आप ही से है। A brief about the incident from the technical perspective. मैम वो सर विदित होगा लेकिन सबको बता देते हैं। एवरीबडी नोज ऑन दैट पर्टिकुलर डे दिस एयर इंडिया फ्लाइट हैड one day prior come from Paris, Charles de Gaulle to Delhi. It was serviced for some reason and thereafter it took off with full passenger load from Delhi to Ahmedabad. Okay. It spent about 2 hours on ground in Ahmedabad for various activities like refueling, load, everything. उसके बाद then it took off at about 1:38, 1:39 is the time when in the afternoon when the aircraft took off, and the destination was Gatwick, London. The call sign of this aircraft was Air India 171, which is normally used for this aircraft from Ahmedabad to London, Gatwick Airport. There were 242 people on board, which included 2 pilots and 10 crew, the cabin crew, so 12 people from there. And about 241 fatalities were reported in the air, only 1 survivor, and about 30 odd people who died because of impact on the JV Medical College building on ground. बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे लाइट डाली। अब मेरा सवाल होगा कर्नल भरत आपसे, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है।
और मेरा सवाल है, आपके हिसाब से क्या किसी फ्लाइट क्रैश का टाइम ग्रहों से कनेक्टेड हो सकता है, और क्या आपने क्रैश के लिए ग्रहों की स्थिति को जिम्मेदार पाया था उस दिन? तो बेसिकली 12 तारीख को मैं ट्रैवल कर रहा था, और समवेयर अराउंड मेरे को शाम को, और ट्रेन में था, तो रात को कोई 6, साढ़े 6, 7 बजे या 8 बजे करीब मेरे को पता चला कि ऐसी कुछ न्यूज़ आई है, और बहुत फेटल क्रैश हुआ है। तो ट्रेन में होने के कारण बहुत मुश्किल हो रही थी कि मैं कुछ सॉफ्टवेयर एक्सेस कर पाता या चार्ट बना पाता। तो 13 तारीख को मॉर्निंग में मैंने फिर इसका चार्ट बनाया, एंड डेफिनेटली वो क्लूज मिलते हैं। और मैंने एक मैसेज भी किया था 13 तारीख को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में कि ये जो फिट क्रैश है, इसका कारण जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के फेलियर से है। एंड तब तक बहुत से लोग, स्पेशली यूरोप से या इधर उधर से, एक कैप्टन स्टीव वगैरह हैं, तो बहुत से लोगों ने तब तक कुछ अपना जो एनालिसिस दे रहे थे, वो कह रहे थे कि पायलट एरर से है। वो हम बाद में देखेंगे, और मैं ये आपको ज्योतिष के माध्यम से प्रूव करके दूंगा कि पायलट एरर बिल्कुल नहीं था। तो जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो टेक्निकल फेलियर है, और वो क्यों है वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो 13 तारीख को एक मैसेज मैंने किया था कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और आपको ये जान के, हालांकि ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। परंतु एक ज्योतिषीय पर्सपेक्टिव के जो भी मैं बोल रहा हूँ, एक एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि जो भी ऐसी स्थिति होती है ये ग्रहों की कारण ही, कोई भी चीज को, कोई भी इंसिडेंट को आप ग्रहों से रिलेट कर सकते हैं। और मंडेन ज्योतिष करके ज्योतिष का जो शाखा है, उसके माध्यम से आप मोटा मोटा स्टडी कर सकते हो, बारीकी तक जा सकते हो, किसी भी इवेंट को आप रिलेट कर सकते हो। और ये पॉसिबल है, ये ऋषि मुनियों का जो दिए हुए प्रिंसिपल्स हैं। हालांकि हमारे पास जानकारी सीमित है, बुक्स नहीं है, लिटरेचर नहीं है, कोई इसके ऊपर, कोई बॉडी काम नहीं करती, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सब अकेले अपने हिसाब से करते हैं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती कहीं से। सो ये इतना डेवलप, या इसको इतना ज़्यादा महत्वता नहीं दी जाती है। परंतु मैं बहुत दावे से ये चीज़ कह सकता हूँ, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि अगर हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसी चीज़ दी है और जो हजारों सालों से चल रही है, तो कुछ ना कुछ उसमें वैलिडिटी, कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजनिंग है। और ये चीज़ स्टडी अगर हम करें तो रिलेट कर सकते हैं, और जब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा उसमें एक एक इंसिडेंट को हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो उस दिन की जो आपका जो प्रश्न है कि उस दिन क्या ग्रह नक्षत्र इस हिसाब का इंडिकेशन देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और ये चार्ट के माध्यम से ही मैं आपको बता पाऊंगा। हाँ, इसमें ये एक समस्या है कि हर कोई ज्योतिष नहीं जानता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना कम टेक्निकल इसमें हो पाए आम लोगों की जानकारी से, ताकि वो समझ पाए इस चीज़ को। बट जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो इस चीज़ के बारे में समझ पाएंगे, ये मेरी कोशिश रहेगी। पर हाँ, मेरा आंसर ये है कि किसी भी इंसिडेंट को स्टडी किया जा सकता है, रिलेट किया जा सकता है। धन्यवाद भरत जी। मेरा अगला सवाल है ग्रुप कैप्टन मोहित जी के लिए। मैं आपसे पूछना जी मैम। चाहूंगी कि क्या आपके ओपिनियन में उस दिन क्रैश के वक्त एयरक्राफ्ट ने तरीके से परफॉर्म किया था? क्या उसमें कोई मैकेनिकल या हैंडलिंग रिलेटेड इश्यूज ऑलरेडी नोटिस किए गए थे? मैम, जो पब्लिक डोमेन में जानकारी है, ये एयरक्राफ्ट में कोई स्नैग रिपोर्टेड नहीं था जब ये दिल्ली से अहमदाबाद लैंड किया था। ये रिपोर्टेड है। ओके। ये तो अब एयरलाइन ही बता पाएगी कि उसकी एक जो फ्लाइट लॉग बुक होती है, जिसको हम जेएलबी बोलते हैं, उस जेएलबी में क्या प्रीवियस जो पायलट थे, आपको जानकारी होनी चाहिए कि पायलट्स चेंज हुए थे अहमदाबाद में। ओके। जो दिल्ली से पायलट्स आए थे वो अहमदाबाद में उतर गए थे, और ये पायलट्स पहले से यहाँ पे थे, जो बॉम्बे से आए थे दो। और ये बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट्स थे, और जो फिगर्स उनके एक्सपीरियंस का प्रूव कर रहा है वो इनएक्यूरेट है। जो 8000 घंटे और 1100 घंटे की बात हो रही है कैप्टनों को पायलट की, वो केवल उनके ड्रीमलाइनर 787 पे घंटे हैं, वो उनकी टोटल सर्विस फ्लाइंग नहीं है। ओके। द कैप्टन हैड फ्लोन 747s and 777 earlier, and he was a very experienced captain. Then he was upgraded to 787. Similar, and he was also Airbus qualified. Similarly, the co-pilot was also Airbus 330 qualified. So उसके उन लोगों के एक्सपीरियंस पे आप कोई शक नहीं कर सकती। एयर इंडिया has chosen very experienced pilots for the mission. That is number one. तो Number आपके two, कहने the का मतलब previous है कि वो उनके फ्लाइंग गॉड्स जो थे, वो जो बताए जा रहे हैं डिस्कशन में या सोशल मीडियाज पे, वो सिर्फ ये जो फ्लाइट 787 को फ्लाई करने के बताए जा रहे हैं कि उनको उन्होंने कितने घंटे उड़ाया है। अदरवाइज उनके फ्लाइंग गॉड्स उससे कहीं ज्यादा थे। कहीं ज्यादा है। ये केवल एक्सपीरियंस उनका बोइंग 787 पर्टिकुलर टाइप पे है। वो ओके। उनकी टोटल लाइफ की फ्लाइंग को, एक्सपीरियंस को नहीं सही रिफ्लेक्ट करता है।
ओके और अगर किसी का 787 पे 8,000 घंटे का एक्सपीरियंस है और इवन एज अ को पायलट 1100 घंटे का एक्सपीरियंस है, इट इज आई डोंट थिंक एनी अदर मेजर एयरलाइन इन द वर्ल्ड कैन हैव सच एक्सपीरियंस पायलट्स. ओके And you must understand at Indian procedures and Indian standards are one of the best in the world. ओके And these pilots were one of the best pilots in the world. So firstly, stop derating our standards and stop derating our airline and pilots. This is one of the normal issues that people lack self-esteem and start questioning our own organizations. No, man, ठीक we are है the best in the world. पहली चीज तो आपको समझ लेना चाहिए. Okay, number one. Number two, you said about the aircraft performance. This aircraft had no snag reported in the previous sector from Delhi to Ahmedabad. There was no rain, nothing in Ahmedabad. The weather was clear, about 38 to 40 degrees centigrade temperature reported. Ahmedabad runway is 11,500 feet in length. And ओके जो एयरक्राफ्ट का नॉर्मल टैक्सी पैटर्न है वो फॉलो किया गया. कई लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने गलती करी, शॉर्ट इंटरसेक्शन डिपार्चर किया. ऐसा कुछ नहीं है, ये ओके सब कोरी कल्पना है. You can go through the ATC records. The aircraft and the pilot did exactly what was required as per procedure. They backtracked the entire length and they used the entire 11,500 feet of runway for departure. They did not take any shortcuts. So पहली चीज तो वो you should put your doubts to rest. Number one. Number Okay. two, for a fully loaded aircraft, now there is something known as weight, altitude, temperature, because everything in the aircraft depends upon the density of the air, and the density of the air depends upon the altitude of the place, the prevailing temperature, and finally how will it manifest towards lifting up the aircraft, because मैंने आपको समझाया lift will has to be equal to weight or more than equal to weight. So basically the weight of the aircraft is under consideration. This decides कितना फीट आपको रनवे चाहिए डिपार्चर के लिए. ओके इसको बोलते हैं वेट, ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर लिमिटेशन, जो परफॉर्मेंस कैलकुलेशन करी जाती है जहाज में. सो जो जहाज की परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, मैंने कैलकुलेट किया है, इट शुड बी बिटवीन 9,200 टू 9,800 फीट ऑफ रनवे लेंथ उसको लगनी चाहिए थी. बिल्कुल आपने देखा होगा वीडियो में कि 11,500 फुट का रनवे है और लास्ट 2,000 फीट में उसने रोटेट किया है. ओके कई लोग बोल रहे हैं अरे इतना लेट रोटेशन हुआ है, कुछ गड़बड़ करी है, फ्लैप्स नहीं है. उनको कोई अंदाजा नहीं है कि उनको क्या रोटेशन रिक्वायर्ड स्पीड थी और परफॉर्मेंस क्या थी. जो हुआ है वो अक्षर सही है. द एयरक्राफ्ट हैज लिफ्टेड ऑफ विद फुल परफॉर्मेंस एट द करेक्ट प्लेस. सो जो पायलट्स ने किया है, जो एयरक्राफ्ट ने किया है, देयर हैज बीन नो फ्लॉ ऑन ग्राउंड टिल लिफ्ट ऑफ. द परफॉर्मेंस हैज बीन परफेक्ट टिल लिफ्ट ऑफ. तो आपका कहना है कि ये जो एजम्पशंस हैं कि पायलट्स इनकेपेबल थे वो बिल्कुल गलत हैं. पायलट फुली कॉम्पिटेंट थे, पर जो भी हुआ है फिर वो फ्लाइट के दौरान कुछ घटा है जिसकी वजह फ्लाइट के से दौरान हुआ है. टिल लिफ्ट ऑफ इट इज एब्सोल्युटली टिकी बू, बिल्कुल प्रोसीजर के हिसाब से बिल्कुल फ्लॉलेस हुआ है. And as I will explain subsequently, there has been no pilot error. In fact, the pilot was heroic. ओके I will explain how the actions were very heroic, and there were only two people in the aircraft who knew that they were dying in 20 seconds. Rest of the passenger was oblivious. ओके Most of the people will freeze. अगर आपको सामने मौत दिखती है ना और आपको पता है certain मौत है, you will freeze. You will start remembering your God, your family, and everything. Despite that, they did everything. There was a water tank in the path straight ahead, and the aircraft dipped slightly to avoid that water tank. Okay, he has done a heroic action. Number one. Otherwise, जिस तरह से वो impact हुआ, तो एक बंदा जो बचा वो भी नहीं बचता. तो they tried everything in their hands to save the lives of passengers. Number one. Number two, they had the presence of mind to declare an emergency. 90% of people cannot do that. उनका हलक सूख जाएगा उस समय. बिल्कुल You should salute the captain for the action which he has taken. बिल्कुल. और फिर भी हम ये कोशिश करें कि हम अपने पैसेंजर्स को किसी तरह से बचा लें. इट इज रियली हीरोइक. करण मनाली, सर, मैं आप कुछ यहाँ ऐड पे करना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली यहाँ एक मतलब मुझे खुद सुन के बहुत एक पायलट्स के लिए जो रिस्पेक्ट है बहुत बढ़ गई. जो एक्चुअल इवेंट्स अभी हम सुन पा रहे हैं ग्रुप कैप्टन मोहित से, क्योंकि ये चीजें ओपन डोमेन में या सोशल मीडिया में नहीं है. बिल्कुल. तो जो एक्चुअल चीज सुन के इतनी रिस्पेक्ट, इतना अच्छे, मतलब एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, वो उसको बदला नहीं जा सकता. मगर हम अपने पायलट्स के लिए डेफिनेटली अच्छी चीज बोल सकते हैं. उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया. और ज्योतिष, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जब हम ये चार्ट देखेंगे ज्योतिष के हिसाब से, जब मैंने 13 तारीख को ये देखा, मैंने इमीडिएटली मैंने कहा नहीं, पायलट एरर इम्पॉसिबल है. और दूसरी चीज, नेचुरल कंडीशंस जो हैं बिल्कुल फेवरेबल थी उस दिन. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने इसके बारे में काफी स्टडी की हुई है, स्पेशली पायलट जितने भी हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं, पहले काफी साल पहले मैं एक स्टडी कर रहा था, एक रिसर्च किया मैंने. तो उस दिन के पायलट की कुंडली और उस जगह के हिसाब की कुंडली में
दोनों में जब हम दशा एनालिसिस करते हैं, एक एक कॉमन चीज दिखती थी। देयर इज ओके। समथिंग कॉल्ड डेथ चार्ट, ओके। राइट? तो जब आप डेथ चार्ट स्टडी करते हो डेथ टाइम के हिसाब से, और जब पायलट की कुंडली स्टडी करते हैं, तो डेथ चार्ट आपको नेचुरल उस समय उस दिन दिखाता है कि क्या उस जगह का वास्तु खराब था, क्या उस जगह नेचुरल कंडीशंस ऐसी थी, क्या वहाँ की एनर्जीज गड़बड़ थी। और उस दिन पायलट की जो फंक्शनल एनर्जी है और वहाँ की एनर्जी जब वो सेम होती है तो क्रैश होता है। हर मैक्सिमम, रादर हर क्रैश में मैंने ये चीज देखी है। इसके ऊपर कोई स्टडी किसी ने की नहीं आज तक, या मैंने देखी नहीं है, हो सकता है ओके। कि वो तो मुझे मालूम नहीं है ओके। किसी रीजन से। बट मैंने एटलीस्ट 7-8 क्रैशेस जो मैंने स्टडी किए हेलीकॉप्टर के, उसमें नेचुरल सर्कमस्टांसेस जो होते हैं उस जगह के, और जो पायलट वगैरह के जो कुंडलियां पायलट के हिसाब से जो होते हैं, वो दोनों का मैच होना चाहिए। और इस दिन की कुंडली में ऐसा नहीं था। इसीलिए जो ग्रुप कैप्टन मोहित बोल रहे हैं बिल्कुल सही है और स्पष्ट है। ये जो आदमी ज्योतिष जानता है, एंड आई एम श्योर काफी लोग जानते हैं, उनको सामने दिखेगी ये चीज कि उस दिन नेचुरल सर्कमस्टांसेस अहमदाबाद के किसी भी कारण से, पायलट एरर और नेचुरल रीजन, इन्वायरमेंटल रीजन, जैसे बर्ड हिट होगी या कोई कोई भी वो चीजें जो ज्यादा टेक्निकल मोहित बताएंगे, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थे और ये वैलिडेट किया जा सकता है। दोनों की राय से मुझे यही लगता है कि क्रैश का जो कारण है वो पायलट एरर कहीं नहीं था। ये उस दिन की कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे थे, जैसे एस्ट्रोलॉजी में कर्नल भरत ने समझाया कि उस दिन की दशा, उस जगह की दशा, और जब हम दोनों पायलट की कुंडली और या फिर उस जगह की कुंडली को देखें, तो हो सकता है कि उस दशा में कोई परेशानी थी जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है। और वहीं पर ग्रुप कैप्टन मोहित जी का भी ये कहना है कि पायलट एरर कहीं नहीं था, वो इक्वली कॉम्पिटेंट थे। लेकिन जब जो भी हुआ है, ये फ्लाइट जैसे ही उड़ने लगी है या उस बीच में कहीं कुछ ऐसा घटा है जिसके कारण ये क्रैश हुआ। जी मैम, डेफिनेटली बिल्कुल। 100%।